हेलो बच्चों। तो आज हमारा कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 2 का एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम पीरियोडिक साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा हिंदी में आर्तव चक्र बोलते हैं, रजोधर्म भी इसका नाम है, मासिक चक्र बोलते हैं, ऋतुस्राव बोलते हैं, या इसको हम माहवारी चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माहवारी चक्र। ध्यान देना बच्चों, इसके बहुत सारे नाम हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में इसको आर्द्र चक्र, रजोधर्म, मासिक चक्र, ऋतुस्राव, माहवारी चक्र कहते हैं। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियडिक साइकिल। इसके अलावा शॉर्टकट में इसको एमसी भी बोलते हैं। तो आइए देखें बच्चों, स्टार्ट करें। पहला ये जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट यही बनता है, क्वेश्चन बनता है कि यह चक्र किस में पाया जाता है। जो मेंस्ट्रुअल चक्र है या आर्तव चक्र है, ये होता किस में है? तो इसका उत्तर मिलता है क्या? यह मैमल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैमल्स अर्थात स्तनधारी में पाया जाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन कि कौन से स्तनधारी में होता है, तो मैमल्स में ये फीमेल में या मादा में पाया जाता है। अब मैमल्स में जो मादाएं होती हैं बहुत सारी होती हैं, गाय भी होती है, भैंस भी होती है, बकरी भी होती है, ठीक है। इसके अलावा मानव भी में भी आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बहुत सारे बन जाते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं कि होता एक्चुअल किस में है। तो हम सीधा ये बताएंगे, यह यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बनता है, यह कौन सी मैमल फीमेल होती है। तो मैमल फीमेल में जैसे डॉग हो गई, कैट हो गई, ठीक है। इसके अलावा काऊ हो गई। डॉग मतलब यहाँ पे बिच की बात चल रही है, फिर आप सोचें कि सर डॉग कैसे? तो डॉग मतलब डॉग का फीमेल जो बिच होती है वो, कैट, काऊ, ये इन सब में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे ईस्टर साइकिल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जो मैमल्स फीमेल होती हैं, क्या होती हैं? मैमल्स फीमेल या स्तनधारियों में जो मादाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो। जो स्तनधारियों की जो मादाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राइमेट्स और दूसरा नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स वो होती हैं जिनकी क्रेनियल कैविटी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब यहाँ पे सोचने समझने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होती है वो प्राइमेट कहलाते हैं। और नॉन प्राइमेट वो जिनमें सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती है। अब सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा कैसे? तो जैसे कि मनुष्य, मंकी मतलब कि बंदर, एप्स में हमारा गोरिल्ला भी आ जाएगा, चिंपैंजी भी आ जाएगा, और ओरेंगेटन, गिब्बन, ये सब आ जाते हैं। तो ये सभी के सभी प्राइमेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्रेनियल कैपेसिटी मतलब सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होती है तो ये वही मैमल फीमेल हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्तव चक्र या रजोधर्म पाया जाता है। इसके अलावा जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स यहाँ पे जैसे गाय की बात हो रही है, भैंस की बात हो रही है, ठीक है, बिच की बात हो रही है, ये हमारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्रेनियल कैपेसिटी बहुत कम विकसित होती है, ज़्यादा विकसित नहीं होती है। तो इनमें ईस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इतना टॉपिक होने के बाद इसकी कुछ और पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो उन पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं, आइए देखें वो। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, कुछ नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ पे नोट्स में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा कुछ और स्टेप पॉइंट मिलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में है, आर्तव चक्र किसके अभाव से होता है? तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारियों में आर्तव चक्र कौन से हार्मोन्स के अभाव से होता है या किसके अभाव से होता है? तो यहाँ पे सीधा उत्तर मिलता है प्रोजेस्टेरॉन, वो हार्मोन है जिसकी वजह से आर्तव चक्र स्टार्ट होता है, ठीक है। इसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। इसके बाद दूसरा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही कम होता है तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम स्रावित होगा, जैसे ही कम स्रावित होगा तो इसका लेवल का हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही कम हो जाएगा तो गर्भाशय के पास जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम भित्ति होती है, वो टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। और जैसे ही एंडोमेट्रियम की वॉल टूटेगी तो यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के थ्रू ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसके अलावा कुछ प्लाज्मा भी होता है, कुछ ब्लड होता है, ये सभी बाहर निकलने लगते हैं। और जैसे ही ये सब मटेरियल बाहर निकलने लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर महीने स्टार्ट होता है। ये 28 दिन का होता है, कभी कभी इसको हम नॉर्मल 28 से 29 दिन का भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अब पॉइंट यहाँ पे आवर्तक चक्र होता क्यों है, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ पे आवर्तक चक्र स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब आवर्तक चक्र होगा तभी तो पुट्टी की अवस्था होगी, अर्थात जो मादा के शरीर में पुट्टी की अवस्था बन रही थी, हमने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। इसके बाद फिर हमने देखा था ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे वही पट्टिकाओं की बात चल रही है, अर्थात जब आवर्तक चक्र स्टार्ट होगा तभी तो फॉलिकल अवस्था आएगी। क्या आएगी, फॉलिकल अवस्था आएगी, मतलब पट्टिका की अवस्था आएगी। और जब पट्टिका की अवस्था आएगी तो जिसमें ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। क्या बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल। हमें ध्यान है अच्छे से, पहले बनती थी प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनती थी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनती थी टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल्स में एक गैप बन जाता था जिसको हम एंट्रम बोलते थे, और वहाँ पे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आ जाती थी, और उस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, ग्राफियन फॉलिकल बोलते थे। क्या बोलते थे, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे पॉइंट फिर से देखें, आवर्तक चक्र क्यों होता है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा जब आवर्तक चक्र होगा, जब आवर्तक चक्र होगा तभी तो अपनी पुष्टि की अवस्थाएं होंगी। जब पुष्टि की अवस्थाएं होंगी तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगी। क्या बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल। अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा। कौन सा हार्मोन नहीं निकलेगा, ईस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने थीका इंटरना बनाई थी, थीका एक्सटर्ना बनाई थी, और ये दोनों की दोनों लेयर हार्मोन्स का सीक्रेशन कर रही थी। यहाँ पे अगर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो ये ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी तो ये हार्मोन भी नहीं निकाल पाएगी। क्या नहीं निकाल पाएगी, हार्मोन नहीं निकाल पाएगी, जिसमें ओव्यूलेशन अर्थात अंडोत्सर्ग नहीं होगा। और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो नाम ही इसका क्या है, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में दो शब्द, अंड और उत्सर्ग, मतलब अंड का बाहर निकलना, मतलब 14वें दिन जो अंडा बाहर निकलता है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। जब अंडा बाहर नहीं निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जब ग्राफियन फॉलिकल फूटती है तो वो सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकल आता है, सेकेंडरी ऊसाइड बाहर निकलता है। अब जो बाकी का जो मटेरियल बनता है तो उसी ग्राफियन फॉलिकल को फिर काय में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। बट यहाँ पे जब ग्राफियन फॉलिकल ही नहीं बन रही है तो हार्मोन नहीं निकलेगा, जब हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओवम नहीं निकलेगा, ओवम नहीं निकलेगा तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल नहीं टूटेगी, मतलब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी। ठीक है, और जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं बनेगा। और हमने देखा था कि आवर्तक चक्र किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही नहीं निकल रहा था। एक बार फिर से बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये। पहला क्वेश्चन हमने देखा था आवर्तक चक्र किसके प्रभाव से या किसके अभाव से होता है, तो हमने कहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अभाव से या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। फिर हमने देखा प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम होता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। अब जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम टूटती नहीं है, और जब एंडोमेट्रियम नहीं होती है तो बेबी का इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर हमने देखा आवर्तक चक्र होता क्यों है, तो जब आवर्तक चक्र होगा तभी तो पुट्टी की अवस्था बनेगी, जब पुट्टी की अवस्था बनेगी तो ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, और ग्राफियन फॉलिकल बनेगी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, और ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ना तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी ना ही कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगी, और जब ये सब नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलेगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा तो कुल मिला के मेनेस्ट्रुअल साइकिल अर्थात MC स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है बच्चों, देखें ह्यूमन का जो ओवम होता है आपीत की होता है, अर्थात इसमें यॉक एब्सेंट होता है। अगर हम नॉर्मल मुर्गी के अंडे को फोड़ते हैं तो उसका पीला पीला भाग निकलता है जिसको हम पीतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीतक। लेकिन ह्यूमन में जो ओवम होता है उसमें पीतक एब्सेंट होता है। ऐसे ओवम को क्या बोलते हैं, आपीत की बोलते हैं या एलेसिथल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेसिथल। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वह किसका ओवम है जिसमें यॉक सैक या यॉक एब्सेंट होता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन का ओवम। और ऐसे ओवम को क्या बोलेंगे, आलेसिथल या एलेसिथल बोलेंगे, या हिंदी में आपीत की बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, बर्ड। जैसे हमने अभी मुर्गी का एग्जांपल दिया था, मुर्गी क्या है, एक प्रकार की बर्ड है। तो जो बर्ड का ओवम होता है वो दीर्घपीत की होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंडे के अंदर यॉक बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और जब यॉक बहुत ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं दीर्घपीतक, या इंग्लिश में बोलते हैं
मैक्रोलेसिथल। अब यहाँ पे दो टर्म मिले, एलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल। एलेसिथल इसे बोलेंगे ऐसा ओवम जिसमें यॉक एब्सेंट होता है, उसे हम एलेसिथल बोलेंगे। और ऐसा ओवम या ऐसा एग जिसमें यॉक प्रेजेंट होता है, उसे मैक्रोलेसिथल बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, ओवम और स्पर्म। ओवम स्पर्म का 24 आवर तक वेट करता है। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। जैसे ओवम ओव्यूलेशन हो गया, अब ओव्यूलेशन के बाद ये जो ओवम निकला है, सेकेंडरी oocyte निकला है, ये फैलोपियन ट्यूब पे पहुंच गया, ठीक है। अब वहाँ पे ये 24 आवर तक, या हम ये भी कह सकते हैं 24 से 48 घंटे तक ये स्पर्म का वेट करेगा। इसका स्पर्म का वेट, अगर इस दौरान अगर स्पर्म आ जाता है, अगर इस दौरान इन 24 से 48 घंटों के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है, तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाएगी। और हमने देखा था, जब जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है, मतलब स्पर्म ओवम को टच करता है, तो ओवम में जो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है। और उससे जैसे स्टार्ट हो जाता है, तो उससे भी फिर से दो कोशिकाएं बनती थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी जिसको हम बोलते थे ओवम, क्या बोलते थे? ओवम या ओवा। और जो छोटी होती थी वो द्वितीय पोलर बॉडी कहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट होने के बाद फिर है आर्तव चक्र के 14वें से 15वें दिन। अब यहाँ पे आर्तव चक्र जैसे कंप्लीट होता है, उसके 14वें से 15वें दिन सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस किसके? अगर इस टाइम के दौरान अगर कॉपुलेशन या इंटीमेशन या इंटरकोर्स किया जाता है या संभोग की क्रिया की जाती है, तो 14वें से 15वें दिन के दौरान सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि निषेचन हो जाए। और अगर निषेचन हो जाता है तो वो महिला कैसी हो जाएगी? गर्भवती या सगर्भता की स्टेज आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। क्या इसका? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है ओवरी के, सॉरी यूट्रस में। यूट्रस में कहाँ पे? एंडोमेट्रियम वॉल के पास। किसके पास? एंडोमेट्रियम वॉल के पास। इसके बाद क्वेश्चन है, पॉइंट बनता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाता है। ध्यान देना, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एंडोमेट्रियम को बनाता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको कंटिन्यू बनाए रखता है। ध्यान देना बच्चों, बनाना और बनाए रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन आता है ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करता है और इसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा? प्रोजेस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते हैं तो एंडोमेट्रियम नहीं बन पाएगी। अगर बनती है तो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, जिससे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और वहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये जो पॉइंट हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्या है? यहाँ पे देखें, हमने देखा था कि यह है आर्तव चक्र किसमें पाया जाता है, तो हमने बताया आर्तव चक्र मादा स्तनधारी में पाया जाता है। मादा स्तनधारी में किसमें? तो हमने कहा था मादा स्तनधारियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइमेट, एक नॉन प्राइमेट। प्राइमेट मतलब वो जिनमें क्रेनियल कैपेसिटी, अब पॉइंट यहाँ पे कि सर ये क्रेनियल कैपेसिटी क्या होता है, तो सीधे सीधे सा पॉइंट बनता है, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जिसकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी विकसित होती है। जैसे हम प्रॉपर तरीके से सोच समझ रहे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसके अलावा जो मंकी होते हैं, एप्स होते हैं, एप्स मतलब गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, ओरंगटन हो गया, इसके अलावा भी और जो कैटेगरी आती होगी, वो सभी के सभी में कैसी होती है? यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी डेवलप होती है। इसी वजह से इनमें होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके अलावा नॉन प्राइमेट्स जिनमें क्रेनियल कैपेसिटी नहीं होती, जैसे एक एग्जांपल है भैंस के आगे बीन बजाना। अब हम भैंस के आगे हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे या बीन बजाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तक नहीं, मतलब वो क्या है? नॉन प्राइमेट है। ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ये। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से दिया हुआ प्राइमेट्स क्या कहलाते हैं? जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कैसी होती है? वेल डेवलप्ड होती है या हाई होती है, उसको बोलते हैं प्राइमेट्स। अब पॉइंट यहाँ पे यह साइकिल, कौन सा साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी या पीरियडिक साइकिल या आर्तव चक्र या रजोधर्म या मासिक चक्र, ये कब स्टार्ट होता है? तो ये हमारी यौवन अवस्था अर्थात प्यूबर्टी के दौरान, जैसे ही किसी मादा में प्यूबर्टी की
स्टेज आती है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब ये फीमेल में आती कब है, तो यहाँ पे 12 से 13 साल में प्यूबर्टी आ जाती है। कभी कहीं कहीं पे अपन को 10 से 12 साल मिल जाता है, कहीं पे 10 से 14 साल मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मल हम 12 से 13 साल बोलेंगे। तो 12 से 13 साल की जैसे ही कोई फीमेल होती है, कोई बेबी गर्ल जैसे ही 13 साल की स्टेज में आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, जिस दिन उस फीमेल का, उस लड़की का पहला पीरियड स्टार्ट होगा, उसको हम हिंदी में रजोदर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। और इंग्लिश में बोलेंगे मेनार्क। क्या बोलेंगे? मीनार्क। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अकर होता है उसे क्या बोलते हैं? रजोदर्शन या मीनार्क बोलते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्टेज ऐसी आएगी, एक एज वो आएगी जहाँ पे ये पीरियड ख़त्म होने जाते हैं, मतलब एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसको बोलेंगे क्या? मेनोपॉज। कब होती है? 45 से 50 साल की बीच। जैसे ही कोई फीमेल, जरूरी नहीं है, किसी में 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। और कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि 52-55 तक भी चली जाती हैं, जिनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है। अब पॉइंट ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? तो सिंपल सा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज का होता है। अब एक महीने में 30 डे ही होते हैं, इसलिए इसको हमने मंथली साइकिल बोला है। 28 का आधा होता है 14, जिस दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, मतलब 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। मतलब यहाँ पे जो जैसा 14वां दिन आएगा तो इस 14वें दिन यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम, मतलब कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट पॉइंट बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कुछ हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कौन सा? तो यहाँ पे जो हमारे बेबी गर्ल होती है उसके ब्रेन में हमने देखा था एक पार्ट होता है जहाँ पे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन से? एक तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान देना यहाँ पे क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब पुट्टिकीय प्रेरक हार्मोन। जो पुट्टिकाएं बन रही थी ना अपनी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ये इसी की वजह से बनती हैं। अगर ये नहीं निकलेगा तो पुट्टिकाएं ही नहीं बनेंगी, और पुट्टिकाएं नहीं बनेंगी तो अपन ने देखा था कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अब LH और FSH हार्मोन को अगर दोनों को मिलाते हैं तो इनको हम ओव्यूलेटरी हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी हार्मोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेशन में ये हेल्प करती हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 2 हार्मोन आते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एक वो जो क्या करता है? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करता है, और एक वो जो एंडोमेट्रियम को कंटिन्यू कैरी करता है या बनाए रखता है। अब अपना टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट इन 4 स्टेप। मतलब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है ये 4 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। ध्यान देना बच्चों, आज की वीडियो में केवल हम इसके बारे में, ये टर्म के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट इन 4 स्टेप। पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसको हम रजोस्राव फेज कहते हैं। 1 से 5 दिन की होती है। कितने? 1 से 5 दिन की होती है। दूसरी होती है फॉलिकुलर स्टेज, जिसको हम प्रोलिफरेज स्टेज भी कहते हैं, या निर्माणकारी अवस्था। अब यहाँ पे ना ध्यान देना बेटो, यहाँ पे रजोस्राव मतलब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा इसकी जो ब्लीडिंग होगी, क्या होगी? ब्लीडिंग, रज्जु का स्राव होगा। फिर दूसरा है निर्माणकारी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ का यहाँ पे बनेगा। फॉलिकुलर स्टेज मतलब फॉलिकल बनेगी। फॉलिकल कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्रेफियन। फिर नेक्स्ट है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेटरी स्टेज, जो 14वें दिन होती है। कितने दिन होती है? 14वें दिन होती है। ल्यूटियल या सीक्रेटरी फेज, नाम ही इसका क्या है? सीक्रेटरी, मतलब यहाँ पे कुछ स्राव होगा। हिंदी में बोलते हैं पीतक पिंड अवस्था या श्रावी अवस्था, जो कितने? 13 दिन की होती है, 15 से 28। यहाँ पे देखें तो अगर किसी फीमेल में अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें तो 1 से 5 दिन की होती है, जिसमें तीसरे, चौथे और 5वें दिन क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। कितनी होगी? ब्लीडिंग होगी। फॉलिकुलर स्टेज इसके बाद आएगी, मतलब 5 दिन के बाद ब्लीडिंग होने के बाद 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, मतलब 8 दिन तक क्या बनेगा? फॉलिकुलर स्टेज होगी, मतलब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद 13वें दिन के बाद जैसे ही 14वां दिन आएगा उस दिन अंडोत्सर्ग होगा, अंड बाहर निकलेगा। अंड मतलब सेकेंडरी oocyte,
ठीक है। इसके बाद 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब 13 दिन की अवस्था होगी, जिसे क्या बोलेंगे, स्रावी अवस्था या पीतपिंड अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीतपिंड अवस्था। आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट नहीं किया, केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखे हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक्सरसाइज के काम करते हैं। इसके अलावा ये जो पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट हमारे नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, यहाँ पे बार बार हमें ध्यान देना पड़ेगा कौन सा हार्मोन निकल रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, अगर हार्मोन नहीं निकलेगा तो क्या होगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आया होगा। इस वीडियो को हम शॉर्ट में देखेंगे, जिसको इसके बाद एक और वीडियो में बना जारी करूँगा, इसके अपलोड करूँगा, जो शॉर्ट में होगा, 3-4 मिनट का वीडियो होगा, जो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में होगा। आशा करता हूँ अगर ये शॉर्ट में देखना है तो वो वीडियो में अपलोड करता हूँ, बुंदेलखंडी भाषा में है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। अब इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ठीक है बच्चों, मैं रोज़ एक वीडियो आपके लिए छोटा वीडियो डालूंगा कि अगर इकट्ठा वीडियो डाला तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो शॉर्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।